ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत की खुफिया ने कई ऐसे जासूसी करने वाले पकड़े हैं जो दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी जानकारियां दे रहे हैं, जो कि भारत के लिए घातक हैं। जानकारों का साफ कहना है कि ये जो पकड़े गए हैं ये छोटी मछली है, बड़ी मछली को पकड़ा जाना अभी बाकी है। जब बड़े लोग जाल में आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी गई है। फिलहाल पड़ताल चल रही है। भारत की NIA सहित मिलिट्री इंटेलिजेंस और IBB पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। देश भर में अब तक 1 दर्जन ऐसे जासूस पकड़े जा चुके हैं जो पाकिस्तान की एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे। कैमरा पर्सन रमेश के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। विदेशी दौरे के लिए डेलीगेशन का नेतृत्व संभालने के बाद JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद संजय झा ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश को भरोसा है और 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ साथ आम लोगों को धन्यवाद देते हुए साफ साफ कहा कि देश के तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और विपक्ष के कुछ नेता जो सवाल खड़े करते हैं वो उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के तरफ से यदि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और इसका सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उनकी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद, तो ये पर्पस है इससे। कुल मिला के संजय झा ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और साथ ही विपक्ष की ओर इशारा करते हुए साफ साफ कहा कि अभी जो हालात है ऐसी स्थिति में पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है ताकि देश से जो डेलीगेशन विदेशों में जाकर पाकिस्तान के करतूतों को बताने का काम करेगा, यदि देश के तमाम लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो भारत की स्थिति मजबूत होगी। कुल मिला के संजय झा का इशारा वैसे लोगों की ओर था जो लोग गाहे बगाहे सवाल खड़े करते हैं। संजय झा ने साफ साफ कहा कि डेलीगेशन का नेतृत्व करने के दौरान हम भारत का पक्ष रखेंगे और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया के समक्ष बेनकाब करेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की है, उस कहानी को अब उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ने वाले 50,000 से ज्यादा बच्चे अब अपने पाठ्यक्रम में उस कहानी को पढ़ सकते हैं। ये फैसला उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद लिया है। दरअसल सोमवार को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के साथ देश भर से आए मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बधाई दी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड में नए पाठ्यक्रम जो होगा उसमें ऑपरेशन सिंदूर का अध्याय जोड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने ये दलील भी दी है कि देश के उन बच्चों को जो मदरसे में पढ़ते हैं उन्हें भी इस बारे में पता लगना चाहिए कि किस बहादुरी से भारतीय सेना ने उस हमले का जवाब दिया जो पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं पर हुआ। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। देवेंद्र फडणवीस के तीसरे टर्म की सरकार में छगन भुजबल की एंट्री हो गई है। छगन भुजबल को ओथ सेरेमनी दिलाकर आज मंत्री बना लिया गया है। छगन भुजबल काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और उनका सारा गुस्सा अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल सहित एनसीपी के दूसरे बड़े नेताओं पर था कि उन्होंने उनका पत्ता काट दिया। हालांकि धनंजय मुंडे के रिजाइन के बाद माना जा रहा था कि छगन भुजबल की वापसी होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस खुद भी छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते थे। पिछली सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, उस दौरान मराठा और ओबीसी की जंग में छगन भुजबल ने ओबीसी के साथ पूरी लड़ाई लड़ी और उसके बाद उसका फायदा बीजेपी सहित महायुति के तीनों पार्टियों को हुआ, जिसके बाद आज छगन भुजबल को
फिर से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बना दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज अहिल्या नगरी के नाम से प्रसिद्ध इंदौर में संपन्न हुई। हम लोग बहुत श्रद्धा से और प्यार से मां साहब बोलते हैं। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया इस बार कैबिनेट इंदौर में हो और होलकर राजाओं के द्वारा निर्मित इस राजवाड़े के अंदर हम कैबिनेट करेंगे। अहिल्या माता को समर्पित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेंगी, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा, जिसमें कि सर्व सुविधाएं होंगी और आगामी शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए इन शहरों का विकास किया जाएगा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत जो घायल होते हैं, एक्सीडेंट में जो घायल होते हैं, उनकी मदद करने वाले या उनको अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम फिर शुरू करने पर आज की कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और प्रथम चरण में 277 करोड़ का प्रावधान की मंजूरी दी है, यानी 277 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा बुनकरों को समर्पित स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए आज कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी दी है। कई महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ साथ माता अहिल्याबाई को समर्पित ये आज की कैबिनेट बैठक रही और इसमें महिलाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कि इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं उसमें महिलाओं के लिए अब हॉस्टल बनेंगे, वुमेन्स हॉस्टल बनेंगे, जिससे कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि 21 तारीख से 31 तारीख तक माता अहिल्याबाई को समर्पित तमाम सारे कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे और 31 मई को भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 2 लाख कामकाजी महिलाएं शामिल होंगी। स्व सहायता समूहों से जुड़ी इस महिला कार्यक्रम में पीएम मोदी पधार रहे हैं और पीएम मोदी इस महिलाओं के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। दिल्ली में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार का ये प्रयास है कि दिल्ली की जनता को कोई परेशानी न हो और यही कारण है कि दिल्ली में जलदूत योजना का शुभारंभ किया गया है। ये जलदूत दिल्ली के 500 बस स्टॉप पे तैनात रहेंगे और यात्रियों को फ्री में यानी कि मुफ्त में पानी पिलाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री का कहना है कि इस योजना का धीरे धीरे विस्तार होगा, क्योंकि दिल्ली में 1525 बस स्टॉप हैं और हर तीसरे बस स्टॉप पे फिलहाल ये योजना लागू होगी, यानी कि अभी 500 बस स्टॉप पे ये जो जलदूत हैं वो तैनात रहेंगे और लोगों को फ्री में पानी पिलाएंगे। अगर इस पानी की बात की जाए तो डिस्पेंसर से निकला हुआ ठंडा और शुद्ध पानी होगा। अभी फिलहाल हमारे शुद्ध वॉलंटियर्स चालू हुए और जहाँ जो जरूरत पड़ेगी वहाँ काम करेंगे। उसके कारण बस सेंटरों के साथ समझिए कि हमारे हॉस्पिटल भी हैं। हमारे हॉस्पिटलों में भी हीट स्ट्रोक का प्लान चल रहा है। मैंने आपको बताया कि हमारी दिल्ली पूरी सरकार लगी हुई है, तो सिर्फ दिल्ली ट्रांसपोर्ट ही लगी हुई है, तो सब अपनी अपनी जगह पे काम करेंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। वक्त संशोधन को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कई सवाल खड़े किए। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 3 मुद्दे तय किए थे, उन्हीं तीनों मुद्दों पर सुनवाई होनी चाहिए और उन्हीं को लेकर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है, जिसका विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर
जवाब चाहते हैं और सभी मुद्दों पर सुनवाई चाहते हैं। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि हम टुकड़ों में सुनवाई नहीं चाहते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि यह कानून वक्फ कानून अतिक्रमण कानून है। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद को चढ़ावा नहीं मिलता है, जिस तरीके से मंदिर को 2000-3000 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इसको लेकर के जो बातें केंद्र सरकार द्वारा कही गई है उस पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम धर्म अपनाता है और 5 साल अगर पूरा नहीं होता है तो वह संपत्ति दान नहीं कर सकता है। आखिर यह कैसा कानून है? उन्होंने कहा कि क्या हिंदू जो ट्रस्टी हैं उसमें गैर हिंदू को शामिल किया जाता है, जिस तरीके से इस कानून में शामिल किया गया है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कल जिरह की जाएगी और केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी, जिसके बाद कोर्ट का इस मामले में आदेश आएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। हेमंत सोरेन की सरकार 2.0 के दौरान ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की 21 मई को होने वाली बैठक में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 2 नेता शामिल नहीं होंगे। इस काउंसिल के 2 मेंबर बीजेपी से बनाए गए हैं, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन, लेकिन इन दोनों ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन ही निराधार है और कानून नियमों से परे है। उनका कहना है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, क्योंकि 5वीं अनुसूची के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने तमाम नियमों को धता बताते हुए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में सदस्यों की नियुक्ति बगैर राज्यपाल की सहमति या उनके विचारार्थ कर दी। ऐसे हालात में इस काउंसिल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी का ये भी कहना है कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों का ख्याल नहीं रख रही है। जिस तरह से बालू घाटों की नीलामी की गई, उसमें बालू घाटों का अधिकार 5वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से बालू घाटों को अपने लोगों को, अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने तरीके से उसकी व्यवस्था कर दी। तीसरी तरफ देखा जाए तो शराब नीति जो बनी है, नई उत्पाद नीति में भी किसी भी आदिवासी हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। ऐसे हालात में जब आदिवासी हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो इस काउंसिल की बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन जो आज बीजेपी में है और पहले विभागीय मंत्री थे जिस विभाग के तहत ये काउंसिल आता है, तो हेमंत सोरेन की सरकार पहली जो सरकार थी, पहली पारी की सरकार थी, उस सरकार में लगातार बैठकों में शामिल होते रहे, लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद उन्होंने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर के बनने के बाद अयोध्या में जिस तरीके से पर्यटन आ रहा है, लोगों का निवेश बढ़ रहा है, उसके बाद से अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पहले फेज 1 के तहत विस्तारीकरण किया। उसके बाद अब अयोध्या विकास प्राधिकरण दूसरी तैयारी कर रहा है, जिसके तहत मास्टर प्लान 2031 फेज 2 के तहत अयोध्या विकास प्राधिकरण अपना विस्तारीकरण करने जा रहा है। अयोध्या से सटे हुए जिले बस्ती और गोंडा के 189 गांवों को अयोध्या विकास प्राधिकरण अपने में शामिल करने जा रहा है। उसमें नए टाउनशिप को बनाने की बात की जा रही है और इन सब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सरयू के पार जो गोंडा और बस्ती के 189 गांव हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर उनको अयोध्या विकास प्राधिकरण में शामिल किया जा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण का जो क्षेत्र है उसका विस्तारीकरण किया गया है, जिसमें कि नगर पंचायत भदरसा, नगर पंचायत नवाबगंज तथा गोंडा जनपद के 63 राजस्व ग्राम और बस्ती जनपद के 126 राजस्व ग्राम सम्मिलित किए गए हैं और अयोध्या के कुछ ग्राम सम्मिलित करते हुए कुल 873 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तारित एरिया नोटिफाई किया गया था, जिसके मास्टर प्लान बनाने की कार्रवाई पिछले 1 साल से चल रही है।
वर्तमान में हम लोग ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान शासकीय समिति से अप्रूव करा लिया है। अयोध्या में लगातार पर्यटन का विकास हो, इसका विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी कर रही है और यहाँ पर अयोध्या विकास प्राधिकरण अपने विस्तारीकरण फेज 2 मास्टर प्लान 2031 के तहत लगभग 873 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की अयोध्या बनाने की तैयारी कर रही है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक मुंबई में 53 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी पूरी तरीके से अलर्ट है और बीएमसी की तरफ से मुंबई के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। मुंबई के लोगों को ना घबराने की अपील की गई है। इसके साथ ही मुंबई में जितने भी बीएमसी अस्पताल है वहां पर स्वास्थ्य के लिहाज से जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बेड की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, वार्ड की संख्या बढ़ाई जा रही है। हालांकि बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं अस्पताल में उसे बढ़ाई जाएंगी। हालांकि जिस तरीके से भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी को लेकर आज वाराणसी के विभिन्न थानों पर 400 से ज्यादा एप्लीकेशन उनके खिलाफ दिए गए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम करने की बात कही गई। इसके साथ ही उन पर यह आरोप लगाया गया कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तानी टूलकिट की तरह काम कर रही है। ऐसे में उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अगर मुकदमा दर्ज होता है तो नेहा सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज होता है या नहीं और इस पर नेहा सिंह राठौर की क्या प्रतिक्रिया होती है। कैमरा पर्सन अपनों के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस। भुगतान की मांग को लेकर आज सैकड़ों किसान जो है ग्वालियर कृषि उपज मंडी के मेन गेट पर धरना दे रहे हैं। ये धरना देने की वजह है कि जिस तरह से किसानों ने 10 करोड़ लगभग राशि की जो धान बिक्री यानी कि धान की सीजन के समय में इस फसल की बिक्री मंडी में की गई थी, लेकिन उसका भुगतान अब तक नहीं किया गया। फर्म दुर्गा देवी ट्रेडिंग कंपनी को धान विक्रय की गई थी, उसका पेमेंट उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। तो उस संबंध में किसानों द्वारा अवगत कराया गया तो धान की नीलामी की कार्रवाई की गई थी। तो उस पर चूंकि बैंक से लोन लिया गया था तो बैंक वाले उसमें कोर्ट में चले गए। माननीय उच्च न्यायालय में मामला इस समय तक विचाराधीन। किसानों का कहना है सरकार पैसा भेजती है लेकिन यहाँ मंडी समिति के द्वारा वो पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में ये बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है और इसके तार कहीं ना कहीं प्रशासन से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। वजह इसकी यही है कि किसानों का सीधा सीधा आरोप ग्वालियर कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों पर भी लगाया जा रहा है। ये 1000 किसानों का 8 करोड़ 23 लाख रुपए के आसपास लगता है, इतना पैसा है। अब ये 4 जिलों का मामला है और हम ये कह रहे हैं कि इतना बड़े मामले में कलेक्टर की चुप्पी है, मंत्रियों की चुप्पी है। तुम जनप्रतिनिधि हो ना, किसानों के मसीहा बनते हो ना, तुम आओ किसान की मदद साथ मैदान में, कोई आने को तैयार नहीं है। किसानों का धरना जारी है और किसानों का कहना है जब तक हमारी मांग यानी कि पैसे का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।